नामदू वनसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, आज का जो टॉपिक है, एजेंडा है या लेक्चर है जी, वो है इंसानों और पौधों में ट्रांसपोर्ट। जी, ये सीरीज चल रही है ऑर्गन सिस्टम की, यानी कि ऑर्गन्स के बारे में चल रही है। पहले हमने पढ़ा था, दोबारा से मैं एक दफ़ा रिपीट कर दूं कि एटम जो मिलकर हैं वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं, सेल। मुख्तलिफ किस्म के सेल मिलकर जब एक ही काम करते हैं तो क्या बन जाता है, टिश्यू। मुख्तलिफ किस्म के टिश्यू मिलकर जब एक ही काम करते हैं, एक ही फंक्शन करते हैं, तो वो बन जाता है ऑर्गन। तो अभी तक हमने 5 ऑर्गन पढ़े हैं जो कि क्लास 6 में थे। अब जो है नेक्स्ट है जी, क्लास 7 में है, ये चैप्टर नंबर 2 में। जी, ये है जी द हार्ट, यानी कि दिल। हमारा दिल एक उजलाती ऑर्गन है जिसका साइज करीबन हमारी बंद मुट्ठी के बराबर होता है। हमारी बंद मुट्ठी के बराबर होता है। दिल हमारे सीने में पाया जाता है। जी, ये ऑक्सीजन की कमी वाले या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है या ऑक्सीजन कम होती है, उसको क्या करता है, को फेफड़ों की तरफ और ऑक्सीजन से भरपूर, यानी कि ऑक्सीजनेटेड खून को जिस्म की तरफ धकेलता है। हमारे दिल के 4 खाने होते हैं। दिल के कितने खाने हैं जी? 4। दो ऊपर के खाने एट्रिया, वाहद एट्रियम, और 2 नीचे के खाने वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। हमारे दिल के वेंट्रिकल्स एट्रिया से बड़े होते हैं। वेंट्रिकल्स क्या है जी? एट्रिया से बड़े होते हैं, यानी कि नीचे वाले दोनों खाने बड़े होते हैं ऊपर वालों से। जी, ये डायग्राम की तरफ देखिए, साथ साथ पता चल जाए आपको कि कहाँ पर है। ये वाला जो है बायां एट्रियम है, और ये जो ब्लू कलर में है ये ऊपर वाला हिस्सा, ये दायां एट्रियम है। और नीचे जो है, नीचे वाला हिस्सा जो ब्लू कलर में है, लीफ की शेप का है, तो ये दायां वेंट्रिकल है। और लेफ्ट साइड ये दूसरी तरफ जो है ये बायां वेंट्रिकल है। जी, इतना काफी। आप नेक्स्ट देखते हैं, फिर साथ साथ डायग्राम से वो नाम देखते जाएंगे कि किस चीज का नाम है। जी, दोनों एट्रिया बैक वक्त सिकुड़ते हैं और इसी तरह वेंट्रिकल्स भी। जी, इसको थोड़ा सा समझें कि सिकुड़ना क्या होता है, चीजों का इकट्ठा हो जाना। ये देखिए, ये जो खाने हैं इसके अंदर क्या होता है, खून। जब ये सिकुड़ते हैं तो क्या होता है, खून प्रेशर के साथ नालियों की तरफ जाता है, और वो इतनी के प्रेशर से के साथ होता है कि वो हमारे पूरे जिस्म में सर्कुलेशन करता है। इवन के जो हमारा हेड है, जो ऊपर वाली साइड पर है, इसकी तरफ भी ब्लड मूव करके आता है, सिर्फ दिल के पंप करने की वजह से वो इतनी स्पीड के साथ सिकुड़ता है। और दिल के सिकुड़ने की जो स्पीड है वो 70 या 72 हार्ट बीट होती है पर मिनट। जी, खून एट्रिया से निकलकर वेंट्रिकल में जाता है। दिल के दोनों जानिब हर एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान एक वाल्व होता है। जी, अब ये देखें जी, ये नीचे डायग्राम की तरफ, ये जहां से होल बने हुए हैं, बायां एट्रियम है और नीचे बायां वेंट्रिकल है। इसके दरमियान एक सुराख सा है, और जहां से एरो बार को ले जाकर लिखा हुआ है वाल्व। ये 2 वाल्व हैं। और इसी तरह लेफ्ट साइड पर देखें, राइट साइड पर 2 वाल्व इस तरफ हैं। वाल्व, ये ब्लू कलर जो है इसमें। जी, वाल्व होता है। ये वाल्व का काम क्या है, ये कहते हैं ये वाल्व खून के एक तरफा बहाव को बरकरार रखते हैं। एक तरफा बहाव को बरकरार रखते हैं। ये वाल्व का अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करें, आप लोग सारे जितने तालिब इल्म बैठे हैं फुटबॉल के शौकीन हैं, तो उसके अंदर वाल्व लगा होता है। आप पंप के जरिए उसमें हवा भर देते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आती, बाहर वाली साइड पर नहीं आती जब तक उसमें कोई होल या सुराख वगैरह ना हो जाए। ऐसे ही है ना। इसी तरह ये वाल्व, जब आप
खून जब दिल जब सिकुड़ता है, खून ने पंप होना होता है, तो क्या होता है, वो चांस होते हैं कि खून दोबारा ऊपर वाली साइड पर चला जाए, एट्रिया की तरफ। ठीक है ना। तो लेकिन वाल्व की वजह से क्या होता है, उस तरफ से सुराख बंद होता है, वाल्व बंद होता है, तो खून उस तरफ नहीं जाता, ऊपर वाली साइड पर नहीं जाएगा एट्रियम की तरफ, बल्कि वो नीचे जो आपकी वेन है, या आपकी जो कह लेंगे आर्टरीज हैं, उसमें जाएगा। वाल्व की वजह से वो ऊपर की तरफ एट्रियम की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है ना। ये वाल्व का फंक्शन ये है कि एक तरफा बहाव रखता है। सारे जिस्म से आने वाला डीऑक्सीजनेटेड खून हमारे दिल के दाएं एट्रियम में, पूरे जिस्म से जो भी खून आता है वो कहां पर आकर एंटर होता है, दाएं एट्रियम में। और फेफड़ों से आने वाला ऑक्सीजनेटेड खून बाएं एट्रियम में दाखिल होता है। अब एट्रियम से क्या होता है, दायां वेंट्रिकल खून को फेफड़ों की तरफ, अब नीचे एट्रियम से क्या है जी, वेंट्रिकल की तरफ आ जाता है। खून पहले एट्रियम में पहुंचता है सारे जिस्म से और फेफड़ों से, और वहां से क्या होता है, नीचे वाली खाने में आ जाता है, वेंट्रिकल्स में आ जाता है। अब दो ऊपर खाने हैं, एक में ऐसा खून आता है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है और वो फेफड़ों की तरफ से आ रहा है, और दूसरा खून पूरे जिस्म से आ रहा है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। अब इसी तरह वो नीचे वाले बॉक्स में चला जाता है, जिसको आप कह लें कि वेंट्रिकल कहा जाता है, दायां और बायां वेंट्रिकल। अब दायां वेंट्रिकल क्या करता है जी, खून को फेफड़ों की तरफ, और बायां वेंट्रिकल खून को जिस्म की जानब धकेलता है। अब वो जो दायां वाला वेंट्रिकल है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी है, वो उसको किस तरफ भेज देता है, फेफड़ों की तरफ, ताकि जब हम सांस लेते हैं फेफड़ों में ऑक्सीजन जाती है, और वो ऑक्सीजन वहां पर बदल जाती है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेती है अपने अंदर हवा में, और जो ऑक्सीजन होती है वो खून में चली जाती है। इस तरह खून में ऑक्सीजन बढ़ जाती है। और ये चीज, इसका पूरा मैकेनिज्म हम जब फेफड़ों के बारे में पढ़ेंगे तब डिटेल से डिस्कस करेंगे। जी, इतना समझ आ गया कि एट्रियम क्या है, वेंट्रिकल्स क्या है, वाल्व का क्या काम है। जी, अब देखते हैं जी नेक्स्ट, दिल से जब खून आ जाता है नीचे खून की नालियों में, तो क्या होता है, खून तमाम जिस्म में खून की नालियों के जरिए गर्दश करता है। खून की तीन किस्म की नालियां हैं जो आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स कहलाती हैं। अब अगर इसको आप थोड़ा सा नालियों को समझना चाहते हैं तो आप बेटा अपने दिमाग में इमेजिन करें, आपका जो वाटर सिस्टम है, पहाड़ों पर बर्फ पिघलती है, पिघलने से क्या होता है, पानी बनता है। पानी कहाँ पर आता है, दरियाओं में। दरियाओं से कहाँ आता है, नहरों में। नहरों से फिर वो मुख्तलिफ इलाकों में खालों के जरिए पहुंचता है। आप जो है मेन सिस्टम जो है, जहाँ पर बर्फीले पहाड़ है, वहां समझ लें कि वो पंप है, वो दिल है। वहां से क्या होगा आगे, वो दरियाओं में आएगा ना, सुराख है ना, नालियां ना, वहां से आता है नहरों में, नहरों से आगे। इसी तरह आपके दिल में जो उन वाटर सिस्टम का हमने कैनाल, रिवर, या ये कह लें कि आगे स्मॉल कैनाल का नाम रखे हुए हैं। इसी तरह दिल जब खून को पंप करता है, खून की नालियों में जाता है, तो खून की नालियों की भी आगे मजीद किस्में हैं। तो उसमें कौन कौन सी है जी, आर्टरीज है, इसको दरिया कह लें। उसके बाद कैपिलरीज है, इसको छोटा कैनाल सिस्टम कह लें, नहरें कह लें, आप पाशी की जो छोटे काले हैं। कैपिलरीज बहुत बारीक होती हैं, बहुत ज्यादा बारीक होती हैं। ये कैपिलरीज कहाँ पर जाकर बनती हैं, जब ये खून की नालियां किसी ऑर्गन के अंदर पहुंचती हैं। दिल से देखें जी, खून हर जगह ही जाना है। जैसे आपको पहले शुरू में ऑर्गन सिस्टम में बताया है कि दिमाग से नर्व हर हर ऑर्गन में जा रही है, हर जगह जा रही है, स्किन में भी। उसके अलावा ये कह लें कि स्किन के अलावा दिल में भी आ रही है नर्व। और उसके अलावा अभी तक आपने जो ऑर्गन पढ़े हैं, कान में भी आ रही है, आंख में भी आ रही नर्व जो है। इसी तरह खून की नालियां वो गुर्दों में भी जा रही हैं, वो जिगर में भी जा रही हैं, वो फेफड़ों में भी आ रही हैं। ठीक है ना, वो स्टोमक में भी जा रही हैं। हर हिस्से से कनेक्टेड है खून की नालियां। ठीक है ना। अब जो सबसे पहले जी, पहली नाली है जो आर्टरी, और आखिरी जो है वेन्स।
अब ये तीनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे कि इनका क्या काम है और ये किस तरह इस्तेमाल होती है, ठीक है ना। सबसे पहले है आर्टरीज। आर्टरीज का क्या काम है जी, कहते हैं आर्टरीज खून की वो नालियां हैं जो खून को दिल से जिस्म की तरफ लेके जाती हैं, जो खून को दिल से जिस्म की तरफ लेके जाती हैं। मतलब कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ, गुर्दों की तरफ, फेफड़ों की तरफ, या ये कह लें कि आपके इवन के आपके जो नाखून है, यहाँ तक आपकी उंगलियां जो हैं, ठीक है ना, आपके पाँव के नाखून है, उंगलियां हैं, आपके बाल जो हैं, यहाँ तक बाल की जड़ों तक खून पहुंच रहा है। वो किनके जरिए पहुंच रहा है, आर्टरीज के जरिए। आर्टरीज की दीवारें मोटी और लचकदार होती हैं, आर्टरीज की दीवारें मोटी और लचकदार होती हैं। अब आपको मैंने इसकी एक कोरिलेशन करवाई है कैनाल सिस्टम से। अगर बेटा काले कच्चे हों तो क्या होता है, टूट जाती हैं, रास्ते में पानी आधा पहले ही जाया हो जाता है, ऐसी है ना। लेकिन अगर खाले पक्के हों तो आसानी से, टूटने के चांस तब भी हैं लेकिन कुछ हिफाजत हो जाती है, सिक्योरिटी हो जाती है। इसी तरह आपकी जो आर्टरीज हैं इनकी दीवारें मोटी होती हैं। अब देखिए जब खून दिल से पंप होता है 120 mmGH, एच जी होता है, हर्ट्ज, एच एस जेड होता है हर्ट्ज, इसका यूनिट जो है ब्लड सर्कुलेशन का। एक मिनट में आपका 120 और 80, ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80 होता है। 120 की स्पीड से कह लें कि दिल ने खून को पंप करना होता है। तो अब वो आगे अगर वेन जो है वो कमजोर होगी तो वो फटने के चांसेस हैं। इसलिए देखें अल्लाह ताला ने कैसे इंसानी निजाम को बनाया हुआ है कि वहां से खून पंप हो रहा है, प्रेशर ज्यादा होगा तो आर्टरीज की दीवारें क्या होती हैं, मोटी होती हैं, और दूसरी लचकदार होती हैं कि अगर खून ज्यादा भी आ जाए तो थोड़ा सा फैल जाए ताकि आसानी से खून गुजर जाए, ठीक है। ज्यादातर आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड खून होता है, अलबत्ता पल्मोनरी आर्टरीज, वो पल्मोनरी आर्टरीज कौन सी हैं, जहां जो दिल से खून को फेफड़ों की तरफ लेके जाती हैं, उनमें कौन सा होगा, डीऑक्सीजनेटेड। जितनी की जितनी भी आपकी आर्टरीज हैं, या कह लें कि आपके जिस्म का जितना भी कैनाल सिस्टम है, रिवर सिस्टम है, सिर्फ और सिर्फ एक में ऐसा खून होगा आर्टरीज में, कौन सी आर्टरीज में, पल्मोनरी आर्टरीज में, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो। वो क्यों होगी, क्योंकि वो भेजा ही इसलिए जा रहा है कि फेफड़ों में से ऑक्सीजन लेकर आए, वहां पर जाता है, फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों से ऑक्सीजन बाहर निकलती है, और सॉरी ऑक्सीजन अंदर इंटर होती है खून के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, और वो फेफड़ों में आ जाती है। वहां से अब जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो वो बाहर निकल जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है जी। उसके बाद आ जाता है जी, आर्टरीज तकसीम दर तकसीम होकर छोटी नालियां बनाती है। आर्टरीज क्या है, छोटी नालियां बनाती है। और जो बिल्कुल बारीक नाली होती हैं, जैसे आपके दरिया, दरिया से नहरें, और नहरों नहरें फिर मजीद तकसीम होती हैं, मजीद तकसीम होती जाती हैं, छोटे छोटे कनाल सिस्टम जिसको आप खाले कह देते हैं, ठीक है ना। इसी तरह आपकी कैपिलरी जो बहुत बारीक होती हैं, जो आपकी आर्टरीज हैं, वो आस्ता आस्ता क्या होती है, तकसीम होती जाती है, छोटी होती जाती हैं, और एंड पर क्या बन जाती हैं, कैपिलरीज। अब कैपिलरीज के बारे में पढ़ते हैं जी। कहते हैं कैपिलरी जिस्म में खून की सबसे बारीक नालियां हैं। कैपिलरीज क्या है, सबसे बारीक नालियां हैं। वो इतनी बारीक है कि उनमें से सुरख सेल्स एक एक करके गुजरते हैं, मतलब कि इतनी बारीक है, एक टाइम में एक ही सेल गुजरता है। और सेल इंसानी जिस्म की बुनियादी इकाई है, इतना छोटा है, और आम आंख से नजर भी नहीं आता, माइक्रोस्कोप से ही देखना पड़ता है। कैपिलरीज के खून से खुराक और ऑक्सीजन जिस्म के सेल्स में जज़ब होते हैं। फासद मादे और कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म के सेल से कैपिलरीज के खून में जज़ब होते हैं। कैपिलरीज दोबारा मिलकर फिर दोबारा से मिलती हैं, और क्या बन जाता है, बड़ी नालियां बनती हैं। और जो बड़ी नालियां बनती हैं उनको क्या कहा जाता है, वेन्स कहा जाता है। अब जो चीज आपको मैंने कोरिलेट करवाई थी, वहां पर आप देखें कि क्या दोबारा से खाले जो हैं
दोबारा से क्या खाले इकट्ठे होते हैं या समाल कनाल इकट्ठी होकर दोबारा पहाड़ों पर जाती है, बर्फ बनती है, ऐसे होता है? नहीं, वहां पर खुदा ने को और निजाम दिया हुआ है, जो कि आपका बादलों का निजाम है, ठीक है ना। समुद्रों के ऊपर से और जो नहरों और दरियाओं के ऊपर से क्या है, पानी बुखारात में तब्दील होता है, वो हवा में जाता है, वहां इकट्ठा होता है, जब ठंडे इलाके में पहुंचता है तो फिर बारिश होती है। और जो बर्फ वाले इलाके हैं जहाँ पर बर्फ होता है, मरी वगैरह या नारायण या सियाचिन वाली साइड, वहां पर क्या होता है, बर्फ की शक्ल में नीचे गिरती है, ओले पड़ते हैं, ये कह लें, ठीक है ना, या वो स्नो फॉलिंग होती है। इस तरीके से वो वहां पर आकर फ्रीज हो जाता है दोबारा से, और गर्मियों में फिर पिघलता है, यानी कि वही सिस्टम है। लेकिन इंसानी जिस्म में क्या है, बादलों वाला सिस्टम नहीं है, बल्कि उसकी जगह क्या है, फिर से वो कैपिलरीज इकट्ठी होती हैं और क्या बन जाता है, वेन्स। अब वो वेन्स में क्या होता है, कैपिलरीज से खून जो पहले आर्टरीज, आर्टरी से कैपिलरीज में आया, कैपिलरी से एक सेल, एक खून का ब्लड सेल एक एक करके गुजरा, और वहां से उसने जो मेन काम था, जिस मकसद के लिए वो गया, किस मकसद के लिए गया, अगर मैदे की तरफ देखें, स्टोमक की तरफ देखें, तो वो खुराक लेने गया है, वो खुराक लेने गया है। अगर आप फेफड़ों की तरफ देखें तो वो ऑक्सीजन लेने गया है, ठीक है ना। अब वहां से जो है दिल जब दिल, सॉरी, क्या दिल कह दिया, जो मैदे से खुराक लेके आगे जाता है, तो वो ये खुराक पूरे जिस्म में भी पहुंचाता है, हर सेल में, ठीक है ना जी। अब वेन्स की तरफ आ जाते हैं, कहते हैं वेन्स खून की वो नालियां हैं जो खून को दिल की तरफ वापस लाती हैं। ज्यादातर वेन्स ऑक्सीजन की कमी वाला या डी ऑक्सीजनेटेड खून दिल की तरफ वापस लाती हैं। अलबत्ता पल्मोनरी वेन्स फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजन वाला खून दिल की तरफ लाती हैं। अब आप लोगों ने इसको इस तरीके से याद करना है या तैयार करना है कि आपसे सिंपल कैपिलरीज के बारे में पूछा जा सकता है, सिंपल वेन के बारे में पूछा जा सकता है कि वेन क्या है, इसका काम बताएं। आर्टरीज के बारे में पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया तो दिल के बारे में पूछा जाएगा, तो फिर वो दिल का पूरा सिस्टम जो भी अभी तक पढ़ा है वो सारा ही आपने लिखना है जी। इसके बाद बीमारियां हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, अभी तक हम सिर्फ ऑर्गन्स पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है स्टोमक। जी स्टोमक यानी कि मैदा, कहता जी मैदा हमारा स्टोमक जो है या मैदा है, मैदा है जे शक्ल का। इसकी शेप किस तरह की होती है, जैसे अल्फाबेट्स का एबीसी का जे शेप है। जे शक्ल का एक बड़ा उजलाती थैला है या ऑर्गन है। ये खुराक को हजमी रतूबत से मिक्स करता है, किससे, हजमी रतूबत यानी कि डाइजेस्टिव यूज से मिक्स करता है। ये हजमी रतूबत प्रोटीन्स, अंडा, दूध, दालों वगैरह की डाइजेशन शुरू करवाती है। खुराक करीबन 4 घंटे मैदे में गुजारती है। मैदे की हजमी रतूबत में एक तेजाब भी होता है। मैदे में क्या है जी, हजमी रतूबत में एक तेजाब भी होता है। ये तेजाब हमारी खुराक में मौजूद जरासीम को हलाक करता है। ये भी प्रोटीन को हजम करने में मदद देता है। जी मैदे के बारे में अभी इतना ही, अभी हम सिर्फ ऑर्गन पढ़ रहे हैं। ये इन जो एलिमेंट्री लेवल तक यही चीजें हैं। तो मजीद कल को जब एलिमेंट्री लेवल के हम सिस्टम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे वर्कआउट करते हैं, तो उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। एक हमारा वैसे सिस्टम पूरा हो चुका है, सिस्टम एक निज़ाम पूरा हो चुका है, और बल्कि दो निज़ाम आपको पढ़ा दिए। एक जो हल्का सा मैंने कोरिलेट करवाया है आपको, जो आपका बादलों का पूरा एक स्केच आपके जहन में आ जाना चाहिए। इन्हीं चीज़ों को आप लिख देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, तो आपका वो निज़ाम पूरा हो जाएगा, सिस्टम पूरा हो जाएगा कुदरती। इसी तरह दूसरा सिस्टम जो पढ़ाया है, सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें हमने दिल को कवर किया है, ठीक है ना। अब स्टोमक का जो है ये निज़ाम निज़ाम में काम आता है, तो निज़ाम निज़ाम नेक्स्ट हम डिटेल से पढ़ेंगे, और बाकियों के निज़ाम भी डिटेल से पढ़ लेंगे जो जो आर्गन के इम्पोर्टेंट है जी। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है स्टोमक के बाद इसकी बीमारियां वगैरह भी जब हम निज़ाम पढ़ेंगे तब रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो चीज़ इस्तेमाल होती है जी वो फेफड़े हैं।
जी बाकी चीजें हम बाद में डिटेल से करेंगे। यहाँ पर हमने सिर्फ फेफड़ों के बारे में पढ़ना, अभी हम आर्गन पढ़ रहे हैं। तो निज़ाम में जो आपका तनफ़ुस है, सिस्टम है, ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके बारे में नेक्स्ट टाइम डिटेल से पढ़ेंगे जब हम सिस्टम का टॉपिक या सीरीज शुरू करेंगे। जी, तो यहाँ पर है जी, कहते हैं हमारे फेफड़े रेस्पिरेटरी सिस्टम के अहम तरीन ऑर्गन है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में और भी चीजें शामिल है, लेकिन सबसे अहम तरीन ऑर्गन कौन सा है? हमारे फेफड़े हैं। हर फेफड़े में ब्रोंकस, मजीद छोटी नालियों में ब्रोंकस जो है, ब्रोंकाई, ये जो निजाम सिस्टम है उसमें से पहले सांस की नाली को कहा जाता है। ये सिस्टम में पढ़ेंगे डिटेल से। कहता है जी मजीद छोटी नालियों में तकसीम होता है जो ब्रोंकियोल्स कहलाती हैं। जी, अगर हम स्टोमक की इधर इसकी बनी हो फेफड़ों की पिक्चर, ये वाली बनी हुई है, इसको देखते हैं, इसमें से देख रहे हैं जरा। जी ये देखें, ये सांस की नाली ऊपर से आ रही है, मुंह की तरफ से एक नाली आ रही है, और आगे आके उसकी दो मतलब कि नालियां बन जाती है मजीद। इसको ब्रोंकाई कहा जाता है, और ये मजीद छोटी होती है और क्या बनाती है जी? ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स बनाती हैं। अब ब्रोंकियोल्स की शेप भी थोड़ी सी वाजिया की है इधर साइड पर, थोड़ा सा स्केच को बड़ा करके फेफड़ों में से। ये नीचे थोड़ा सा देखें, बिल्कुल लेफ्ट साइड पे ब्रोंक्यूल लिखा हुआ है, और इस लाइन को थोड़ा सा आगे लेके आए, लाइन जहां पर इस तरफ डायग्राम के ऊपर है, तो आपको एक छोटी सी नाली नजर आएगी, ये ब्रोंकियोल है। जी, अब कहते हैं हर ब्रोंकियोल के सिरे पर नन्ही मुन्नी हवाई थैलियां मौजूद होती हैं, छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं, थैलियां होती हैं, ठीक है ना, सैक्स होती हैं। ये अब डायग्राम की तरफ देखें, ये छोटे छोटे से गुब्बारे टाइप या बुलबुले से आपको नजर आ रहे होंगे, और ऊपर उसके ऊपर लिखा हुआ है एल्वुलाई। शेप में जो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम की शेप है उसमें। जी जी, जो एल्वुलाई कहलाती हैं, एल्वुलाई को खून की कैपिलरीज ने घेरा होता है। जी अभी हमने जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा है या दिल के बारे में पढ़ा है, तो हमने क्या पढ़ा था कि खून जो है दिल से आर्टरीज में जाता है, वहां से आर्टरीज मजीद तकसीम होती हैं बारीक बारीक नालियों में, और उन बारीक बारीक नालियों को क्या कहा जाता है? खून की कैपिलरीज। अब इन कैपिलरीज के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो हर आर्गन के इर्द गिर्द, जैसे ही वो किसी आर्गन में जाएंगी तो वो बारीक हो जाएंगी, खून की नालियां, और कैपिलरीज बन जाएंगी। अब ये देखिए, बकायदा उसने इधर मेंशन किया कि एल्वुलाई को खून की कैपिलरीज ने घेरा होता है। एल्वुलाई को, जो आपकी थैली है, ये शेप में देखें, ये आपको नजर आएंगे, ऊपर कैपिलरीज लिखा हुआ है, और रेड कलर की और ब्लू कलर की बनी हुई है शेप के ऊपर। एल्बुलाई का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें देखें जरा गौर से। जी, ये ब्लू कलर की जो लाइनिंग सी है या रेड कलर की इसके ऊपर है, ये जी आपकी कैपिलरीज है। जी, अब कैपिलरीज का इधर होने का मकसद पहले भी मैंने थोड़ा समझाया था, आप पढ़ते इसमें। कहता है जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो हवा फेफड़ों में दाखिल होती है। हम निजाम तनफ्फुस पढ़ रहे हैं ना, या रेस्पिरेटरी सिस्टम। जब हम सांस लेते हैं तो हवा अंदर जाती है और फेफड़ों में पहुंच जाती है, और फेफड़ों में दाखिल होती है, और फिर एल्वुलाई में पहुंच जाती है। वहां से कहाँ पहुंचती है? एंड पर कहाँ पर पहुंचती है? एल्वुलाई में। हवा की ऑक्सीजन एल्वुलाई की दीवारों से गुजर कर कैपिलरीज में जाती है। अब यहाँ से क्या होगा? फेफड़ों से ये जो एल्वुलाइज है आपकी, और इसके ऊपर कैपिलरीज है, तो क्या होगा कि इन थैलियों में से ऑक्सीजन निकलेगी और कैपिलरीज में आ जाएगी। और कैपिलरीज यानी कि जो कैपिलरीज के अंदर क्या मौजूद है? खून। और खून में से आप क्या, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकलेगा और फेफड़ों में आ जाएगा, ठीक है ना। इसकी डिटेल बड़ी क्लासों में है, अभी आपकी एलिमेंट्री लेवल पर नहीं है कि किस तरीके से होता है, ये सिस्टम होते हैं, उसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। ओस्मोसिस का अमल होता है या डिफ्यूजन का, इस तरह के डिफरेंट सिस्टम, वो बड़ी क्लासों में पढ़ लेंगे। जी जी, खून के सुर्ख सेल्स इस ऑक्सीजन को हमारे जिस्म के हर सेल तक पहुंचा देते हैं। हमारे जिस्म के सेल्स ऑक्सीजन और खुराक इस्तेमाल करके एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं। अब इस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हुए हमारे सेल जो हैं उसमें क्या होता है? रेस्पिरेशन होती है।
और उससे क्या होता है, एनर्जी पैदा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से खून में आती है सेल के अंदर से, वहां से दिल में पहुंचती है और दिल उसको कहाँ पहुंचा देता है, दोबारा से फेफड़ों में। वहां पर फिर वही कैपिलरीज के अंदर से ऑक्सीजन और जो आपका है कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी ट्रांसफर होती है, ट्रांसफर इन और ट्रांसफर आउट होता है। और फिर क्या हो जाता है जी, वही निजाम चलता रहता है। जब हम सांस खारिज करते हैं, जो फेफड़ों में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड आई हुई थी, जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जिस्म से बाहर निकल जाती है। जी।